चलिए, सो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, सबको दिखाई दे रहे हैं? यस मैम। स्टंट्स तो सबने देखे हैं मूवीज में, यहाँ से बाइक आती है ऐसे उड़ती हुई जाती है, तो ये उसने पाथ लिया। ठीक है, यहाँ से अगर हम ये बॉम्ब फायर कर रहे हैं तो मान लो मुझे यहाँ पहुंचाना है, तो एक सर्टेन हॉरिजॉन्टल के साथ एक सर्टेन एंगल पे मुझे इसको फायर करना पड़ेगा विद सम वेलोसिटी, कि वो इसको पार करता हुआ यहाँ चले जाए। तो ऐसे कुछ ट्रेजेक्ट्री है, ये जो पाथ फॉलो कर रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। गेम्स हम खेलते हैं, फुटबॉल हो गया कि मुझे ये बास्केट करना है, तो मुझे एक सर्टेन एंगल के ऊपर सम वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो करना पड़ेगा। अब ये जो मोशन हो रहा है इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या चीजें चेंज होती हैं, क्या चीजें चेंज नहीं होती हैं, वो सब डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे सबसे पहले ये आपके पास है ग्राउंड टू ग्राउंड। आपने ग्राउंड से इसको थ्रो किया, ग्राउंड पे ही पहुंच गया। आपने सर्टेन हाइट से इसको थ्रो किया, एक बिल्डिंग पे से मान लीजिए आपने एक हॉरिजॉन्टल उसको वेलोसिटी दी, तो वो उसका पाथ कुछ इस तरीके से आता है। हो सकता है आप बिल्डिंग से ऑब्लिकली फेंक रहे हैं सर्टेन एंगल के ऊपर, तो ऐसा कुछ पाथ आता है। हो सकता है आपने बिल्डिंग से नीचे की तरफ कोई सर्टेन वेलोसिटी के साथ फेंक दिया, तो कुछ ऐसा पाथ आ रहा है। ये वाले आपके सिलेबस में एज सच मेंशन नहीं है। ठीक है, जो प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन होता है, मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चेक किए हैं, एक बार एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगर अदरवाइज से कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सो बेसिकली जितने भी आते हैं वो आपके ग्राउंड टू ग्राउंड या बिल्डिंग से जो आप थ्रो कर रहे हैं वही वाले आते हैं। उसमें भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ज्यादा चांसेस किसके रहते हैं? फर्स्ट और सेकंड के आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्लियर है सबको? यस Yes. मैम। यस मैम। अब बात करते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्टाइल? जिस ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर रहे हैं ना उसी को आप प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। दैट इज नेम गिवन टू दैट बॉडी जिसको आपने किसी एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फेंका है। अब जब आप उसको थ्रो करते हैं, सपोज आपने एक बॉल लिया, बॉल को आपने कोई वेलोसिटी दिया, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, किसी एंगल पे दिया विद हॉरिजॉन्टल, कोई एंगल लिया आपने थीटा, तो ऐसे कुछ मोशन हो रहा है। तो एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, इसको समझ जाओगे फिर क्वेश्चन कोई गलत नहीं करोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे सपोज आपके पास फोर्स है, दो फोर्स है। सपोज आपके पास जो फोर्स है एक एक्स डायरेक्शन में फोर्स है, ठीक है, एफ एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है, नॉन जीरो फोर्स है, एंड एफ वाई जीरो है। तो आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में स्पीड जीरो होगी या नॉन जीरो होगी? एक्सेलरेशन जीरो होगी, नॉन जीरो होगी? और चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? अगर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है, कुछ भी मान लो 2 न्यूटन लगा लो, मैम एक्सेलरेशन तो नॉन जीरो का। मोमेंटम जीरो ये आपके पास नॉन जीरो होगा। तो अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो आपके पास स्पीड भी नॉन जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन यस चेंज इन मैम। वेलोसिटी बाय टाइम होता है। और मोमेंटम भी आपके पास क्या हो जाएगा? अगर वेलोसिटी नॉन जीरो। ये भी नॉन जीरो हो गया। लेकिन एक्स डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स है तो उससे वाई डायरेक्शन में कोई भी इंपैक्ट आएगा क्या? वाई डायरेक्शन में जो आपके पास स्पीड है उस वो जीरो रहेगी या नॉन जीरो रहेगी? हम कांस्टेंट रहेगी, नॉन जीरो। जीरो। अगर आपने कोई एक बुक लिया, बुक पे आप अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, बुक ऊपर अपने आप तो नहीं जाएगी ना जब तक कि आपने वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाया, राइट? Yes. अब आपने वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाया, यानी वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तभी आपके पास वी वाई जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो मतलब चेंज इन वेलोसिटी नहीं है। बट अभी वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स था ही नहीं, तो उस डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं है। ये भी जीरो, ये भी जीरो, चेंज इन मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आई? यस यस मैम। मैम। तो बेसिकली बात यहां से क्या निकल के आती है कि एक्स डायरेक्शन में जो मोशन है इट इज अनअफेक्टेड बाय मोशन इन वाई डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा, राइट? अब यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मान लो आपके पास, अभी मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है जब ये प्रोजेक्टाइल चल रहा है? आपने कोई सर्टेन फोर्स दिया, उससे आपने कुछ उसको स्पीड दी, भाई इतनी स्पीड से मैंने उसको थ्रो कर दिया एट सम एंगल थीटा। अब बताइए ये कौन से फोर्स के अंडर काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटी। सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स के ग्रेविटी। अंदर काम कर रहा है। यानी जो आपका मेजर फोर्स है वो एक ही है और वो वाई डायरेक्शन में है कि नहीं? राइट? अगर वाई डायरेक्शन में फोर्स है और एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, तो अब मुझे बताओ अगर वाई डायरेक्शन में फोर्स होगा तो डेफिनेटली वाई डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन होगा। दिस इज नॉन जीरो।
ठीक है। और वाई डायरेक्शन में अगर हम स्पीड की बात करें, दिस इज ऑल्सो नॉन जीरो, ठीक है। और मोमेंटम की बात करें तो दिस इज ऑल्सो नॉन जीरो। बट ये ग्रेविटी की फोर्स की वजह से क्या आपके पास एक्स डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन का? नो मैम, नहीं आएगा। ये जीरो हो गया, यानी उसमें आपके पास चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो वेलोसिटी भी होगी। जीरो हो गया, एंड चेंज इन भी जीरो। एक्स ले लेते हैं इसको, एक्स, और चेंज इन मोमेंटम भी जीरो हो गया, ठीक है। इसीलिए आप वो एक पार्ट बोलते हैं कि एक्स डायरेक्शन के अंदर जो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, जिसको आप यू कॉस थीटा बोलते हो, वो चेंज ही नहीं होता, नहीं होता ना। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है सिर्फ एक फोर्स है जो कि वाई डायरेक्शन में है, तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बदलेगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा। बट इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से एक्स में कुछ भी नहीं है, ए एक्स नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, डेल्टा पी एक्स नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। आ गई सारी बातें समझ में? अब देखो इसको हम फिर से ड्रॉ करेंगे और सारी चीजें एक टेबल में लिख लेते हैं। मान लो ये मैम यूएक्स कांस्टेंट इसलिए ग्रेविटी की वजह से कांस्टेंट रहेगा। यस, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं ना, तो जो भी कंपोनेंट था, मान लो आपके पास जो भी कंपोनेंट आया 1 मीटर पर सेकेंड आया एक्स डायरेक्शन में, अब उसी से चलता रहेगा जब तक कोई फोर्स है ही नहीं। एयर रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट? ओके मैम। यस। तो यहां से मान लो आपने कोई भी एक सर्टेन वेलोसिटी से इसको फेंका, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थी, ये एंगल थीटा था, तो पहली बात जो फोर्स है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में है। कौन सा है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रहेगा वो आपके पास वाई डायरेक्शन में, और वो भी हमेशा डाउनवर्ड होता है। जी की डायरेक्शन आपको पता है, जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ लगता है ना, तो जी भी आपके पास उधर ही है, ठीक है। सो हर बार जी नीचे की तरफ है। अब इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। इधर आ गया यू कॉस थीटा, इधर आ गया आपके पास यू साइन यू थीटा। साइन थीटा। सो एक टेबल जो हम हर बार यूज करते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। जीरो। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? नॉन जीरो, -3। अगर हम स्पीड करें तो स्पीड एक्स डायरेक्शन में इनिशियल क्या है आपके पास? यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। यस। और वाई डायरेक्शन में है यू साइन थीटा। अब आप एक बात बताइए, मोशन था ऊपर की तरफ, फोर्स था नीचे की तरफ, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वाई डायरेक्शन में जो ये वैल्यू है ये कम होती चली जाएगी, यस मैम। राइट? एक चीज ऊपर की तरफ मोशन में थी, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, बट नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो धीरे 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 कम हो जाएगी ना। शुरुआत में मान लो ये 4 था, यहाँ पहुंचते पहुंचते 3 हो गया, यहाँ पहुंचते पहुंचते 2 हो गया, और यहाँ आके क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। यानी आपके पास ऊपर ये वाई डायरेक्शन की जो फाइनल स्पीड है ये टॉप पॉइंट पे ये 0 हो जाती है। अब जब इसके आगे का मोशन होता है, ग्रेविटी तो अभी भी नीचे लग रही है, जो कि अब क्या करेगी? 0 से वापस नीचे 1 2 3 एंड 4 ऐसे ले आएगी, जितने से वो कंपोनेंट शुरू हुआ था ऊपर उतना ही नीचे आ जाता है, ठीक है। यस। लेकिन आपका एफ एक्स 0 था, एफ एक्स 0 था, तो इसमें तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ए एक्स भी नहीं है, यानी आपके पास चेंज इन स्पीड नहीं होगा, यानी जो थी पहले वही रहेगी। तो फाइनली जब वो हिट करता है, या किसी भी पॉइंट पर अगर आप चेक करेंगे हर जगह सेम है, दैट इज यू कॉस थीटा, जो भी इसकी वैल्यू होगी। इधर देखेंगे ये भी यू कॉस थीटा, ये भी यू कॉस थीटा, इधर भी यू कॉस थीटा, इधर भी यू कॉस थीटा, इधर भी, और फाइनली भी यू कॉस थीटा रहेगी। क्लियर है सबको? पहले तो इसमें इंक्रीज हुआ है ना, फिर जो टॉप पॉइंट पे जाके वहां से 0 होकर देन उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ ये है। जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ये कौन सी स्पीड हो रही है? जो वाई डायरेक्शन में है, क्योंकि सिर्फ वाई डायरेक्शन में फोर्स था, ठीक है। लेकिन एक्स डायरेक्शन की स्पीड एज इट इज रहेगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। क्लियर है? यस मैम। इसमें अभी किसी को कुछ भी डाउट है पूछो, यहीं से सवाल आता है तुम्हारे, घुमा फिरा के इन्हीं चीजों को बार बार पूछ लेते हैं। कोई भी डाउट? आपसे ये सवाल पूछ लेते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर कौन सी स्पीड का कौन सा कंपोनेंट 0 होता है? ओनली वाई कंपोनेंट 0, राइट? एक्स नहीं होता, ठीक है। क्लियर? आगे चलें अभी? यस मैम। चलो, अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला सबको याद होगा, 2u sin थीटा बाई जी, यही होता है, यस मैम। ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो एक चीज में दिखाइए, मैंने सारा पहले ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो ये वैसे छोटा सा डेरिवेशन क्या होता है,
कि हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन लेते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन हम एक्स डायरेक्शन में अलग से लगा सकते हैं, वाई डायरेक्शन में हम अलग से लगा सकते हैं, क्योंकि एक्स का मोशन वाई को अफेक्ट नहीं करता और वाई का मोशन एक्स को अफेक्ट नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, वाई डायरेक्शन में मोशन कंसिडर करते हैं। आपने एक बॉल को फेंका, आपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचाया उसको, ठीक है, तो इसमें जो टाइम लगा उसको टी मान लेते हैं। टोटल जर्नी का जो टाइम होगा जब वो हिट करेगा उसको 2t मान लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, y डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट लिए सारे, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया, जब वो a से x तक जा रहा है, आपको पता है x पे जाते ही vy 0 हो जाएगा, और uy आपके पास क्या है, u साइन थीटा है, ठीक है, और a की जगह पर क्या आ रहा है आपके पास, माइनस जी और टाइम t, तो यहाँ से t आप निकालेंगे तो u साइन थीटा बाय जी आता है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, जो पूरा जर्नी उसने हवा में ली है उसके लिए ट्वाइस ऑफ स्मॉल t, दैट इज 2u साइन थीटा बाय जी आ जाएगा। सबको आगे समझ में? यस मैम। यस। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। वैसे ही हम मैक्सिमम हाइट लगाते हैं, मैक्सिमम हाइट के लिए भी हम वाई डायरेक्शन का मोशन कंसिडर करते हैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। सो यहाँ पर वाई वाई लगा देंगे बेस में, तो आपको पता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपको हाइट मैक्सिमम मिल रही है, यही है ना हाइट मैक्सिमम वाला पॉइंट। यस मैम। एस वाई की जगह पर हम पुट कर देंगे एच मैक्सिमम, वी वाई हमारा 0 हो रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, यू वाई आपका यू साइन थीटा है, यू विल सॉल्व इट, तो आपके पास एस वाई यानी कि एच मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्लियर है? यस मैम। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखो मुझे ये चाहिए, रेंज ये होता है ना, ये हॉरिजॉन्टल जो आपने ग्राउंड से उसको फेंका और ग्राउंड पे जब वो हिट करती है तो हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को आप रेंज बोलते हैं। तो रेंज निकालने के लिए, क्योंकि मुझे रेंज जो है हॉरिजॉन्टल में निकाली है, तो हॉरिजॉन्टल पे ही हम एक्स एक्सिस लेते हैं, तो एक्स में ही हम मोशन कंसिडर कर लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में मोशन कंसिडर किया, तो जितना उसने एक्स में डिस्टेंस चला वो हमने आर ले लिया, ठीक है, कितने टाइम में चला। अब एक बात बताओ, एक बॉल आपने यहाँ से फेंकी तो वो हवा में थी पहले, जब वो सी पे हिट करती है तो टाइम लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट, उतने ही टाइम में तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा ना। आप मान लो आप कैच कैच खेल रहे हैं, आपने बॉल फेंकी अपने दोस्त की तरफ, वो हवा में उड़ती हुई जा रही है, आपके दोस्त के हाथ में जाती है, तो उतनी ही देर में तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो रेंज होती है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टाइम की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट वाला जो फॉर्मूला था वो उठा के पुट कर देते हैं, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा हो गया, अब एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो ना, तो यू का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा था। अब कमाल की बात क्या है, ए एक्स था ही नहीं, तो ये पूरा टर्म उड़ गया, यस मैम। तो हमारे पास सॉल्व हो गए, आर की जो वैल्यू आती है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u sin theta by g, यस। रेंज कितना होता है, u square sin 2 theta by g, yes। और आपके पास क्या बच गया, एच मैक्सिमम कितना होता है, यू स्क्वायर u square sin square theta by 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब एक सवाल कर दो फिर, A ball is thrown with 5 meter per second at an angle of projection 37 degree. Find t, h, r and express initial and final velocity in vector form. संध्या बेटा आप शिवानी मैम से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको जितना भी है ये नर्सिंग से रिलेटेड गाइड कर देंगे। सभी बच्चे अभी पेन कॉपी निकाल के सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको दोबारा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज ही सब रिवाइज हो जाएगा। थीटा 37 डिग्री कितना लेंगे, 37 डिग्री का ट्राइंगल नहीं पता, 5 याद करो ना। किस किस को नहीं पता 37 डिग्री और 53 डिग्री का ट्राइंगल, हैंड रेज करो। कंफ्यूजन होती है मैम उसमें मुझे। देखो याद करने का तरीका बताती हूँ तुमको, दो ट्राइंगल ड्रॉ करो,
37 और ये हो गया 53। 3 साइड होती है, 3 4 5, 5 तो हमेशा हाइपोटेन्यूज पे होता है, ठीक है। और 3 और जब एंगल छोटा है तो उसके सामने 3 और 4 में जो छोटा है वो लगा दो, यानी 3, ये हो गया 4। एंगल बड़ा है तो 3 4 में जो बड़ा है 4 यहाँ लगा दो, ये 3। अभी सॉल्व करो। यस मैम। फ्रैक्शंस में बता दो, पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है। मैम टाइम ऑफ फ्लाइट 3/5 सेकंड आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। मैम R3 आ रहा है। R3 आ रहा है? R3 तो नहीं आ रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ गया, ठीक है। 2u साइन थीटा बाय जी। 2u की वैल्यू 5 है, g की वैल्यू 10 है, और साइन थीटा साइन 37 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी 3/5। 5 से 5 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा 3/5 सेकेंड्स। अच्छा, h की वैल्यू आई किसी की? मीटर। कितना आया तस्लीम? 0.45 मीटर। 0.45, वेल डन। 0.45 आएगा। आपके पास हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यही हो जाएगा आपके पास 25। साइन 37 का स्क्वायर है, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 3/5, 2 बार कर दो, 3/5 3/5, और नीचे आपके पास 2 इंटू 10, तो आएगा 9/20। ये आपके पास बन रहा है 0.45। अच्छा, रेंज क्या होता है? यू स्क्वायर मैम साइन रेंज 12/5 आ रहा है। 12/5। इसको आप ओपन कर सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा यू स्क्वायर बाय जी। सो 2 साइन 37 कितना था? वही 3/5। कॉस 37 कितना होगा? 4/5। यू स्क्वायर यानी कि 25 बाय में 10। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर बनेगा 12/5। क्लियर है सबको? अच्छा, अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। इनिशियल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म कितना होगा बच्चों? 5 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया ना, तो 2 कंपोनेंट होंगे, एक 5 cos 37, एक 5 sin 37, यही होगा। यस मैम। प्लस 5 sin 37 जे कैप। आप ये sin 37 cos 37 वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये आ गई इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी बता दो कितनी होगी जब वो हिट करेगा ग्राउंड पे? 5 cos 37 I कैप माइनस 5 sin 37 J कैप। वेल डन। अभी आपको पता है कि जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट रहेगा स्पीड का, उसमें तो कोई बदलाव होता ही नहीं, यानी कि जो 5 cos 37 है ये तो एज इट इज रहेगा, बिल्कुल सही। लेकिन जब आप y कंपोनेंट की बात करते हैं तो इनिशियली जब आप इसके कंपोनेंट करते हैं, एक इधर आया एक इधर आया, ठीक है, ऊपर की तरफ होता है। जब वो हिट करता है तो वो नीचे की तरफ होता है, सेम वैल्यू। यानी यहां से आपके पास आएगा -5 sin 37 जे क्या। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड h इज इक्वल टू r, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। 45 डिग्री है शायद। 45 डिग्री। 45 नहीं है, सॉल्व करो। यस, टेंजेंट इनवर्स 4। सिंपली आपको फॉर्मूला कंपेयर करना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये तो हाइट का हो गया। रेंज क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। 2 थीटा बाय जी। इसको अगर हम ओपन करते हैं वो क्या होगा? 2 मैम साइन। tan थीटा इज इक्वल टू 4 आ रहा है। यस, चाहे इनवर्स साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर कैंसिल। ये बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 4, और ये कॉस थीटा, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4, और ये कॉस थीटा हम नीचे ले आएंगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4, यानी थीटा इज इक्वल टू आएगा टेंजेंट इनवर्स 4। 4।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एनी डाउट्स? नो मैम। चलिए पोल तो नहीं कर रहे हैं हम, उसमें टाइम ज्यादा जाएगा, मुझे फटाफट इसका आंसर बताओ। एट द टॉप ऑफ द trajectory of a projectile, the direction of its velocity and acceleration are Inclined each other angle of 45 degree. 45 डिग्री। तो वैभव 1 आ रहा है, साक्षी का 1 है, और बताइए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड होती है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी वाई 0 हो जाता है। सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होती है, मतलब कौन सा कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का? एक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट आपका ये जो जर्नी होती है इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ ऐसे होगा ना, ऊपर वाला तो गायब हो जाता है, और जी आपके पास नीचे होता है, ये वी वाई हो गया। तो एंगल कितना हो गया? 90। ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्लियर है सबको? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बहुत बेसिक बेसिक चीजों के ऊपर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के अंदर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहले आप ट्राई कीजिए, अगर आंसर आपका आता है वेरी गुड, नहीं आता है तो आप फिर मैच करेंगे। तो पहला जो पार्ट है, बॉल इज थ्रोन विद 50 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री। ए पार्ट, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोला गया है कि आपने बॉल को फेंका 50 मीटर पर सेकेंड से, ये एंगल कितना है? 37 डिग्री। 2 सेकेंड के बाद आपको बताना है कि वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा और स्पीड कितनी होगी। अगर वेलोसिटी आ गया तो स्पीड तो उसका मैग्नीट्यूड ही होता है, मतलब आपको वेलोसिटी निकालना है आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। कीजिए जरा। ओके अर्पिता। मैम वेलोसिटी 100/6 जे कैप है। कितना है दोबारा बोलो? 100/6 जे कैप। 100, ये तो आप मैग्नीट्यूड बता रहे हो। अच्छा जे कैप, नहीं नहीं, आई कैप भी आएगा, जे कैप भी आएगा। ये इसीलिए क्वेश्चन एडेड है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो आप कर लेते हैं, बट अगर इंफॉर्मेशन ऐसे स्टेटमेंट्स में आ गया, जर्नी में कहीं बीच में आपको कुछ पूछ लिया तो सवाल नहीं बनता। राइट, ये आप अगर ये वाला सवाल कर लेते फिर ऑलमोस्ट आपके सारे हो जाएंगे प्रोजेक्टाइल से। अब देखो, सपोज कि 2 सेकेंड में कहीं यहाँ पहुंच गए, पूरी जर्नी तो ऐसे होती, पर 2 सेकेंड में सपोज कोई एक रैंडम पॉइंट ले लिया कि यहीं पहुंचा है। तो सबसे पहले तो आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लेते हैं। तो यू एक्स आपके पास क्या होगा? 50 cos 37 डिग्री, और यू वाई कितना यस होगा? मैम। 50 sin 37 डिग्री। सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 cos 37 कितना होता है? 4/5। 4/5। तो ये हो जाएगा आपके पास 40, और ये कितना हो जाएगा? sin 37 3/5 इंटू 50 यानी कि 30। ठीक है, तो ये तो आपके पास हो गया इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। अब मुझे निकालना है लेकिन वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड कितना है। तो आफ्टर 2 सेकेंड में ले लेती हूँ कि v बनेगी, और x कंपोनेंट vx आई कैप प्लस vy जे कैप। अब vx तो पता ही है, जो आपके पास x डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो तो बदलता ही नहीं ना, जो ux है वही vx होगा। 2 सेकेंड पे देखो, 4 पे देखो, 8 पे देखो, राइट। तो vx तो 40 ही हो गया। vy निकालना है, तो y डायरेक्शन में जर्नी ले लेते हैं कि कहीं यहीं पहुंचा होगा। ये आपके पास vx हो गया और ये आपके पास vy होगा। ठीक है, और जो इनका नेट रिजल्टेंट है वो ऐसे टेंजेंट, इस पॉइंट के ऊपर ट्रेजेक्टरी में एक टेंजेंट डालोगे, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से वी वाई कैसे करेंगे।
वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अब वी वाई निकालना है, यू वाई पता है ना 30, ऊपर की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव हो गया। ए वाई कितना है -10 इंटू टाइम, कितनी देर बाद निकालना है, सेकेंड। 2 से कितना हो जाएगा ये 10, यानी ये आपके पास 10 हो गया। तो ये आ गया आपके पास वेलोसिटी वेक्टर 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप। अब मुझे स्पीड अगर निकालना है तो इसी का तो मैग्नीट्यूड निकालना है, ये आप निकाल लो 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे आपके पास स्पीड आ जाएगी। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। फाइंड एंगल इट मेक्स विद हॉरिजॉन्टल आफ्टर 2 सेकेंड। तो यहां पर फोकस कीजिए जरा, 2 सेकेंड पे ये कहानी है ना कि आपके पास ये वी एक्स है, ये वी वाई है, और यहां इनका कुछ रिजल्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा, ये एंगल निकालना है। तो ये आप अगर ट्राइंगल कंप्लीट कर लें ए बी सी, तो इसके अंदर मैं टेंजेंट थीटा निकालूं तो कितना होगा, वेक्टर्स में ट्रांसलेशन अलाउड होती है। अगर ये वी वाई है तो आप ये भी वी वाई लिख सकते हो, और ये वी एक्स है तो ये भी वी एक्स लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन कि आपको यूज क्या करना है। अब मैंने ट्राइंगल लिया एबीसी, जैसे ये अगर आपके पास वेक्टर है ना और एक वेक्टर ये है, इनका कुछ सर्टेन रिजल्टेंट होगा, तो ये आप ऐसे कंबाइन करते हैं। तो ये जो पार्ट आप यहाँ भी शो कर सकते हैं और ये पार्ट आप यहाँ भी शो कर सकते हैं। अब मुझे निकालना था हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, तो मैंने थीटा ये ले लिया। सपोज मुझे वर्टिकल के साथ एंगल निकालना होता तो मैं यहाँ थीटा ले लेती और इस ट्राइंगल के अंदर मैं टेंजेंट थीटा निकाल लेती। ठीक है, अभी मुझे नीचे वाले से ही काम चल जाएगा। तो टेंजेंट थीटा इस केस में क्या हो जाएगा, वी वाई बाय वी एक्स, राइट, परपेंडिकुलर बाय में बेस। सो वी वाई आप निकाल चुके, कितना था 10, और वी एक्स कितना 10 है 40। 40 यानी आपके पास टेंजेंट थीटा क्या आ रहा है 1/4, यानी थीटा कितना आ रहा है बेटा 0. इनवर्स 1/4, ऐसे लिख दो, या 0.25। ठीक है, क्लियर है सबको। यस तो किसी भी पॉइंट पर एंगल निकालना समझ में आ गया, वी एक्स चाहिए वी वाई चाहिए। हॉरिजॉन्टल के साथ निकालना है तो वी वाई बाय वी एक्स हो जाएगा। अगर वर्टिकल के साथ निकालना होता तो क्या हो जाता, वी एक्स बाय वी वाई हो जाता। यस ठीक मैम है, ओके। लास्ट पार्ट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका, उसके भी तो दो पार्ट है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पहुंचा है तो इसको मान लो एस एक्स हो गया और इसको मान लो एस वाई हो गया, कि भाई एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस एक्स है और जो वाई डायरेक्शन में वो एस वाई है। तो आप दोनों के ऊपर इक्वेशन लगा सकते हैं। जैसे एस एक्स अगर मुझे निकालना है तो कितना होगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये तो पूरा ही गायब क्योंकि ए एक्स है ही नहीं, सिर्फ ए वाई होता है, दैट इज माइनस जी। यू एक्स आपके पास कितना था 40, 40. ठीक है, और कितनी देरी में ये डिस्प्लेसमेंट आप निकाल रहे हो, 2 सेकंड के अंदर, 2 यानी 80 हो गया। अब अगर एस वाई निकालना है, वही आप करेंगे यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सो यू वाई कितना आया था 10. यू वाई 30, 30 ठीक है, और कितनी देरी में आप निकाल रहे हो, 2 सेकंड में निकाल रहे हो, प्लस हाफ ए वाई कितना होगा -10 हो जाएगा, या और टी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 2 जा, ये कितना हो जाएगा 60 -20, कितना हो गया ये 40। 40 ठीक है, तो एस वेक्टर अगर मैं लिखना चाहूँ दैट इज एक्स एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप। एस एक्स कितना है 80 आई कैप प्लस एस वाई कितना है 40 जे। क्लियर है सबको, यहां तक अब आपके सब क्वेश्चंस आ जाते हैं, अब बाकी तो फिर प्रैक्टिस होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अब आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनके फॉर्मूलाज वगैरह लगा के निकल जाएगा। इस पे आ जाओ। फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर 6 and 8, फाइंड टी एच आर एंड थीटा। सॉल्व कीजिए।
और अगर आपको क्रैश कोर्स को इफेक्टिवली यूज करना है ना अपनी नंबर या रैंक बढ़ाने के लिए, सो सबसे पहली बात जो पता है कि आगे क्या होने वाला है उसके लिए पहले पढ़ के आए। ठीक है, जब अब क्वेश्चंस होते हैं तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस मुझसे नहीं निकलता। क्लियर है? तो अगर मेरे से मान लो सपोज आज आप आ गए, आपने प्रोजेक्ट आप कर तो 12th रिवाइज रहे हैं, बट आप पढ़ने प्रोजेक्टाइल मोशन आ गए, चलो ठीक है, आपको समझ में सब आ जाएगा क्लास में, बट आपको जो प्रॉब्लम्स थी पहले भी और अभी जब वो चैप्टर दोबारा रिवाइज हो रहा है तो आप पहचान नहीं पाओगे कि कहाँ गड़बड़ थी, क्या गलती थी, कौन से क्वेश्चंस नहीं निकल रहे थे। तो थोड़ा सा खुद अगर वर्कआउट करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस अप्रोच कई बार हम गड़बड़ कर देते हैं इसके अंदर। ग्राउंड टू ग्राउंड है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है आपको। सपोज आपके पास ऐसे आपने इसको थ्रो किया था सर्टेन वेलोसिटी के साथ, अब इसका जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल यूएक्स हो गया और ये यूवाई हो गया, दैट इज यू कॉस थीटा इज यूएक्स एंड यू साइन थीटा इज यूवाई, यही होगा ना? यस मैम। यूएक्स दे रखा है, कितना है? 6 मीटर पर सेकंड और यू वाई भी दे रखा है 8 मीटर पर सेकंड। यू साइन थीटा, ये हो जाएगा आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? 2u साइन थीटा बाई जी। आपको u साइन थीटा पूरा दे रखा है 8, सिर्फ पुटी तो करना था। 2 इंटू 8 बाई 10। h देखिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। u साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 8 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10। r निकालिए, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ओपन कर लो इसको, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब देखो u स्क्वायर है, एक u को चिपका दो साइन थीटा के साथ, एक u को चिपका दो कॉस थीटा के साथ, एक u कॉस थीटा बन गया, एक u साइन थीटा बन गया, यानी 2 इंटू में 8 इंटू में 6 बाय 10, रेंज हो गया। अगर आपको थीटा निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ux by uy। यस, समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। चलिए आगे चले। यस मैम। चलो अब बात करते हैं हम लॉन्च एंगल की। देखो इस फिगर के अंदर ना सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। सपोज एक मैंने ली बहुत मस्त सी फुटबॉल, ठीक है, पहला मेरा टारगेट था कि मुझे इस फुटबॉल को यहां पहुंचाना है। ओके, तो मैंने एक एंगल लिया, एक सर्टेन वेलोसिटी ली, तो यहां पहुंच गया। सपोज आपके पास 15 डिग्री एंगल के ऊपर मैंने कुछ वेलोसिटी के साथ इसको यहां पहुंचा दिया। अब एक और एंगल है जो ये यहां पहुंच जाएगा, वो कौन सा होता है? 90 माइनस दिस एंगल। 90 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा? 75। देखो 75 जब मैं ले रही हूँ एंगल बेस के साथ, तो भी ये यही पहुंच रही है, बट सर्टेन कंडीशन होती है। पहली बात कि बॉल को अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो कर रहे हैं और उसकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, यानी अगर आप थीटा पे थ्रो कर रहे हैं देन उसको 90 माइनस थीटा पे थ्रो कर रहे हैं, बट इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो रेंज सेम होती है, बट इनिशियल वेलोसिटी अगर सेम नहीं होती तो रेंज डिफरेंट हो जाएगी। क्लियर है? सो अगर आपके Yes, ma'am. ये चीज याद रखो, इस पे सीधा क्वेश्चन आता है, सेम अगर वेलोसिटी है थ्रो की तो थीटा एंड 90 माइनस थीटा इन दोनों पे जो रेंज रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जैसे ये वाला चेक करते हैं, ये 30 डिग्री पे है तो 90 माइनस 30 अगर आप करते हैं यानी 60 डिग्री के ऊपर भी सेम रेंज आ रही है, ये 60 डिग्री वाला हो गया। रेंज मैक्सिमम कहाँ आती है? 45 डिग्री पे। 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। यस, रेंज मैक्सिमम 45 डिग्री। अब देखो जो आप अलग अलग एंगल्स पे थ्रो कर रहे हैं, बट क्या आपके पास एच सेम है? एच तो डिफरेंट आ रहा है ना, एच की वैल्यू चेंज हो रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू भी चेंज हो रही है।
ठीक है, तो ऐसे आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस बना के दे देंगे कि अगर मान लो थीटा और 90 माइनस थीटा पे आपने थ्रो किया तो क्या क्या चीजें सेम है, सिर्फ वेलोसिटी सेम है, बाकी सब चीजें वेरी कर रही है। क्लियर है? यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए फिर अब। फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन रेंज इज सेम एंड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट्स आर डिफरेंट, फाइंड रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड r। रेंज सेम है, और रेंज सेम कब होती है? जब u सेम होता है, बट डेफिनेटली वर्टिकल हाइट डिफरेंट होगी। तो जब सेम स्पीड होती है तो रेंज सेम होती है, ये बात दिमाग में फिट कर लो। कब से, अच्छा सेम स्पीड होती है तो रेंज कब सेम होती है? जब थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल पे लेते हो, ऐसे किसी भी रैंडम एंगल पे सेम नहीं हो जाएगी। ऑप्शन ए बी सी डी कमेंट कीजिए बच्चों। हम अप्रोच कैसे करें इसको समझ नहीं आ रहा। देखो मैम ऑप्शन सी आ रहा है। यस ऑप्शन सी करेक्ट है। किसने किया आंसर? मैम साक्षी। साक्षी, वेल डन। अभी देखो जिसको नहीं अप्रोच समझ में आई कैसे करना है। फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन रेंज इज सेम, तो डेफिनेटली एक थीटा होगा तो एक 90 माइनस थीटा होगा। यस मैम। एंड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट्स आर डिफरेंट, सपोज इसमें h1 है और इसमें h2 आ रही है। फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन h1 h2 एंड r। तो r का फॉर्मूला देखो, सबसे पहले क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, ओपन करके लिख लेते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा जी, और ये आ गया आपके पास u स्क्वायर। और हाइट्स के साथ रिलेशनशिप निकालना है। रेंज तो सेम ही रहेगी, चाहे h1 के लिए को लेके करो चाहे h2 को लेके करो। तो h1 क्या होगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। आपने एंगल क्या लिया है? थीटा, u लिया। h2 क्या होगा बच्चों? u स्क्वायर सेम रहेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यस u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। दूसरा एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बाय 2g। अब देखो आपको जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में h1 h2 आ रहा है, तो बेसिकली आपको साइन थीटा कोस वगैरह नहीं चाहिए। रेंज में जो आपके पास ये आ रहा है ना, u साइन थीटा u कॉस थीटा, इसकी वैल्यू मैं h1 और h2 की फॉर्म में पुट कर सकती हूँ। कैसे पुट करेंगे? यहां से देखिए, अगर मैं लिखूं 2gh1 दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u थीटा किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट 2gh1। सिमिलरली साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो ये कॉस में बन जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g दिस इज इक्वल टू h2। यहां से आपके पास 2gh2 किसके बराबर आ गया? u cos थीटा, ये रूट आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से u साइन थीटा u cos थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो आपके पास क्या बन रहा है? ट्वाइस तो बाहर था ही, एक u साइन थीटा के साथ चिपका दिया, एक cos थीटा के साथ चिपका दिया, तो अंडर रूट 2gh1 इंटू अंडर रूट 2gh2 डिवाइडेड बाय g। अब यहां से देखिए, अंडर रूट टू 2 हो जाएगा, और बाहर एक 2 था तो 4 हो गया। और अंडर रूट gh1 और अंडर रूट gh2 को आप क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट g क्या हो जाएगा? g हो जाएगा, g से g कैंसिल हो गया, सिर्फ आपके पास अंडर रूट h1 और अंडर रूट h2 बचेगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट h1 h2। क्लियर है सबको? आया समझ में? आगे चले। यस मैम। चलिए, मैक्सिमम रेंज आप लोगों ने 45 डिग्री बताई थी। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो मैक्सिमम रेंज आपको निकालनी है, कौन से एंगल पे मैक्सिमम रेंज होती है? तो लास्ट टाइम भी हम मैक्सिमम मिनिमा का जब कॉन्सेप्ट कर रहे थे, तो हमें थीटा की कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम रेंज जा रही है ये निकालना है। सो हम लोग क्या करते हैं? dr बाई डी थीटा करते हैं, इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, u स्क्वायर बाई जी तो कॉमन है, साइन टू थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा भी है तो उसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से ये पूरा पार्ट तो 0 हो नहीं सकता, यानी कि
cos 2 थीटा इज 0। cos जो है 0 कहाँ होता है 90 पे, यानी cos 2 थीटा इक्वल्स टू 90 90 डिग्री 90। इसको सॉल्व करेंगे 2 थीटा इक्वल्स टू 90, 9 2 थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। 45 डिग्री। तो फॉर प्रैक्टिस ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसे होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसा पाथ होता है? इलिप्टिकल, सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, पैराबोला, क्या होता है? पैराबोला। बोला बिल्कुल पैराबोला होता है, पैराबोलिक पाथ है। तो आप लोगों ने डेफिनेटली एक चीज पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ी है? यस यस मैम। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ी है, जो कि मुझे कभी याद नहीं होता था फॉर्मूला, मैं बहुत डरती थी उससे। ठीक है, वो एक अटपटा सा फॉर्मूला निकल के आता है और लगाना भी नहीं आता था क्वेश्चन पे, ऐसी हालत हो जाती है। सो यहाँ से पैराबोलिक पाथ है, ये पता कैसे चलता है? वो इक्वेशन जो आती है ना, उसको देख के हम बताते हैं कि ये जो है पैराबोला जैसी इक्वेशन है। पैराबोला की इक्वेशन कैसी होती है? y अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर बनता है गिवन इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास वो पैराबोला होता है। तो ये प्रूव कर देते हैं, ये प्रूव करते करते वो इक्वेशन निकलाती है, उस इक्वेशन के अंदर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है, तो हम बोलते हैं कि पैराबोलिक पाथ है। तो अब यहाँ से ये पूरा इसका सोल्यूशन था। सोल्यूशन अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। बट ये आती कैसे है, जब आप वो समझ जाते हैं तो क्वेश्चंस पे लगाना समझ में आ जाता है। जैसे एक्स और वाई में समझ में आ गया मुझे कि दो कंपोनेंट होते हैं इनिशियल वेलोसिटी के, एक होता है यू कॉस थीटा, एक होता है आपके पास यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 होता है, वाई डायरेक्शन में -g होता है। ठीक है, कोई भी एक टाइम t ले लेते हैं जिसके ऊपर हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं x में कितनी है और y में कितनी है। तो मैंने क्या किया, एक बार इक्वेशन s में x में लगाई, एक बार y में लगाई। तो s जब आप x में लगा रहे हैं तो sx इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर होता है, ax 0 होता है। सो यहां से मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन है दैट इज sx, उसको मैं x ले लेती हूँ, x इक्वल्स टू u cos थीटा t। तो यहां से मेरे पास टाइम की एक वैल्यू निकल आती है। फिर ऐसे ही मैं sy निकालती हूँ, uy क्या है, u साइन थीटा है, ay माइनस g है। सेम टाइम के ऊपर आप देख रहे हो, मान लो 2 सेकंड के अंदर x में कितना और y में कितना, तो टाइम मैंने वही t पुट कर लिया और sy को y पुट कर दिया। अब इसके अंदर जो t टर्म आ रही है ना, इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। t की वैल्यू पुट जब आप करते हैं तो फाइनली आपकी इक्वेशन निकल के आती है y इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा माइनस g/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, लिखो जरा भी अपनी कॉपी पे सभी बच्चे। y इज इक्वल टू क्या है, x टेंजेंट थीटा माइनस g/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जिस भी तरीके से, जिस भी सीक्वेंस में आप याद करते हो। अब आपका सवाल ये हो सकता था, मैम टाइम क्यों एलिमिनेट कर दिया? यस मैम, हो सकता था ना, मतलब ये क्यों किया, ऐसे क्या मतलब है, समझ में नहीं आ रहा। यस मैम, ये पूछना था। हाँ तो देखो, आपको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ पाथ चाहिए कि अगर मान लो आप x की वैल्यू पुट करो तो आपको y की वैल्यू मिल जाए। जैसे मेरे पास ये पाथ है और मैं कोई भी कर्व को किस में स्टडी करती हूँ, एक्स वाई एक्सिस में स्टडी करती हूँ कि भाई मैं x की वैल्यू पुट करूं और मुझे y मिल जाए, x की वैल्यू पुट करूं मुझे y मिल जाए। किसी भी जगह पर आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, राइट? टाइम तो चाहिए ही नहीं ना उसके लिए, इसलिए हम लोग टाइम को एलिमिनेट करते हैं और x और y में एक इक्वेशन निकालते हैं जिसके अंदर ये चीज सेटिस्फाई हो जाती है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो जो गिवन इक्वेशन है वो पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां से देखो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो ये पैराबोलिक पाथ है। क्लियर है सबको? यस मैम। तो याद होना चाहिए y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस g/2 एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। याद करने का तरीका बताओ, एक बार x आएगा, एक बार एक्स स्क्वायर आएगा, x के साथ टेंजेंट थीटा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ याद रखो आगे तो आएगा g/2, नीचे आएगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मतलब तरीका है, आपकी ट्रिक हो सकती है याद करने की, याद होनी चाहिए बेटा, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब इसका एक और फॉर्म है जो ज्यादा पूछा जाता है, वो फॉर्म होता है आपके पास ये वाला। ये भी यही सेम इक्वेशन ही है, इसको रीशफलिंग करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, ये जो सेकंड टर्म है इसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद हम एक्स टेंजेंट थीटा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब आप एक्स टेंजेंट थीटा कॉमन लेंगे तो जितना भी ये एक्स स्क्वायर के साथ टर्म बचता है वो रेंज बचता है। ठीक है, तो आपके पास y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। अभी ये देखो रीशफलिंग देखो, समझ में आ रही है क्या?
एक्सटेंजन थीटा जब आप कॉमन लेंगे तो फर्स्ट की जगह तो 1 ही बच जाएगा, ये 1 आ गया। दूसरे की जगह आप देखेंगे ऊपर नीचे साइन साइन से मल्टीप्लाई किया था, तो एक साइन जो है नीचे कॉस स्क्वायर था, एक कॉस के साथ टेंजेंट बना लेगा, टेंजेंट थीटा आ गया ऊपर। नीचे क्या बच रहा है, यस मैम। एक कॉस बच रहा है, एक 2 बच रहा है, एक यू स्क्वायर बच रहा है और जी बच रहा है। तो ऐसा तो रेंज का ही फॉर्मूला होता है ना, 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन हाँ। थीटा बाई जी। Yes, ma'am. तो लेकिन ये उल्टा है, तो ये 1/r आ गया, ठीक है। और आपके पास एक्स टेंजेंट थीटा कॉमन लिया तो एक एक्स बच गया और बाकी सारा ये नीचे आर आ गया। तो ये याद होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, आपको सीधा रेंज दे रखी होती है, एंगल वगैरह दे रखे होते हैं, और नहीं आपको क्वेश्चन कैसे आता है, सॉरी क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, एक्स और वाई दे देंगे आपको। मान लो आपको कोई भी इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर 2 पॉइंट दे दिए, सपोज आपको दे दिया एक्स कोऑर्डिनेट वाई एंड वाई कोऑर्डिनेट दे दिया आपको 2, ठीक है, और एंगल दे दिया, सपोज आपको रेंज पूछ लिया, तो आपको सिंपली यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है, थीटा की वैल्यू पुट करनी है, रेंज आ जाएगा। या फिर रेंज दे दिया तो आपके पास थीटा आ जाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. तो दोनों इक्वेशंस अब याद होनी चाहिए। अब जो लास्ट आपका पार्ट है इसके अंदर, वो जब किसी आप एक हाइट से कोई भी बॉल फेंक रहे हैं, सपोज आपने हॉरिजॉन्टली फेंकी या आपने ऑब्लिकली फेंकी ऊपर की तरफ या आपने नीचे की तरफ फेंकी, कॉन्सेप्ट सेम ही है। अब जब आप हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं उसको, तो ux तो है बट uy तो नहीं है, यस मैम। uy तो 0 हो जाएगा ना। अब मुझे बताओ, जब ये नीचे जा रही है बॉल तो कुछ ऐसे ही जाएगी, कुछ इसी तरीके से जाएगी, ये हिट करेगी। तो अब मुझे बताओ, इसमें किसी भी पॉइंट पर अगर मैं चेक करूं vx और vy, तो क्या vx ux के बराबर होगा? यस मैम। डेफिनेटली होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो अभी भी फोर्स नहीं है, फोर्स तो ग्रेविटी वाला था और वो अभी भी वर्टिकली लग रहा है। Yes, क्या ma'am. vy आपके पास अब 0 होगा क्योंकि uy 0 था? नहीं। नहीं। नो। यस, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है जो उसको खींचे जा रहा है, उसी तरफ एक्सेलरेशन है, तो धीरे 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 स्पीड बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अगर मान लो हम ऑब्लिक की बात करते हैं, ये थीटा ले लिया, सपोज यू, ये यू हो गया, तो इधर यू कॉस थीटा आ जाएगा, इधर आपके पास यू साइन थीटा आ जाएगा। तो इसका कुछ कैसे मोशन होता है, पहले ये थोड़ा ऊपर जाता है फिर ये नीचे आता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ थोड़ा ये ऐसे, इसके अंदर यू कॉस थीटा सेम रहेगा पूरी जर्नी में? Yes, यस ma'am. मैम। बिल्कुल, डेफिनेटली सेम रहेगा। क्या यू साइन थीटा सेम रहेगा? नो मैम, चेंज होगा शायद। पहले धीरे धीरे कम होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके 0 होगा, फिर नीचे की तरफ इंक्रीज करेगा, Yes, ma'am. ठीक है। यहाँ पर भी ऊपर same- जाएगा तो डिक्रीज होगा। यस, ऊपर जाएगा तो डिक्रीज होगा ना, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे है, फोर्स नीचे है, मोशन ऊपर था, तो धीरे धीरे स्पीड घट जाएगी, एक मैक्सिमम पॉइंट तक ही तो पहुंच पा रहा है ना, इसका मतलब वहां जाके ऊपर वाली स्पीड 0 हो रही है और फिर आपके पास नीचे की तरफ उसका मोशन शुरू हो जाता है। अब ऐसे ही अगर मान लो नीचे के साथ कोई एंगल पे थ्रो कर दिया, तो ये यू कॉस थीटा हो जाएगा और इधर आपके पास यू साइन Sin थीटा हो जाएगा। अब यू कॉस थीटा तो अभी भी सेम रहेगा और यू साइन थीटा जो भी वैल्यू थी, सपोज 3 थी, धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही है, यस। Yes, ma'am. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। अब इसका एक सवाल कर लेते हैं यहाँ पर, फिर हमारे पास सारे के सारे जो प्रोजेक्टाइल मोशन जिन पे क्वेश्चंस आते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच ग्राउंड। ये ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लेगा? इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है विद सम स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। निकालो जरा आंसर, देखते हैं कौन पहले निकालेगा। ऐसे कंफ्यूजन होता है आप लोगों को कि कौन सी वाली इक्वेशन उठाएं, हाँ मैम। होता है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है कि यू आई 0 हो रहा है ही नहीं ना यू आई, तो Yes, ma'am. तो सबसे पहले वो उठाओ जिसमें आपकी एक आधी टर्म आपको समझ में आ रही 0 बन रही है। तो y डायरेक्शन में मोशन लो पहले तो, और v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सिंपलेस्ट इक्वेशन देख लो,
उससे आपके पास टाइम आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आएगा? v तो नहीं है ना पर आपके पास, वी वाई कहाँ है? एस वाई उठाओ फिर। एस वाई तो पता है ना कि जब वो ग्राउंड पे हिट करेगा तो 20 मीटर तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। आपको पता था इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो एस होता है वो क्या होता है? इनिशियल और मैम फाइनल। 4 सेकंड आ रहा है। 2 आएगा बेटा। अच्छा मैम 4 सेकेंड आई स्क्वायर करके तो उसका 2 हो जाएगा ना। हाँ तो Yes. मेरा हो गया, आ गया मैम। हाँ, आ सिंपली गया। आपको क्या करना है, देखो मुझे जो डेटा दिख रहा है साफ साफ, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है मुझे, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में मुझे यू वाई भी पता है, 0 है, लेकिन वी वाई मेरे पास नहीं है, तो वी वाई वाली इक्वेशन तो मुझे उठानी ही नहीं है। तो यहाँ से मैं एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई स्क्वायर ले लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, यू वाई टी को माइनस 20, ये पूरा 0, ये हाफ ए वाई माइनस 10 टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा आपके पास 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 4 जा 20, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, बट टाइम नेगेटिव होता नहीं तो टाइम कितना मिलेगा, +2 सेकंड। +2 सेकेंड। चलो अगला भी फटाफट निकाल दो। इसी क्वेश्चन के अंदर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालें। यस मुस्कान, मैम बोलिए बोलिए। मैम इस क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था, जैसे जहाँ से मैंने पढ़ा था उन्होंने बताया था टाइम इज इक्वल टू √2h/g, तो मैम उससे आ गया था, तो वो ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। आपने ये फॉर्मूला कैसे लगाया पता है? मैम रेंज का यू स्क्वायर बाय जी करके निकाल दे। बताओ आपका जो फॉर्मूला क्या बताया बेटा मुस्कान? मैम t इज 2h/g मैम √, में हाँ 2h/g। तो ये आपने ऐसे लिया ना, इस ये बॉल मान लो और ये फ्री फॉल कर रही है, और क्योंकि इसके पास यू वाई 0 है ना, तो सिर्फ आपके पास ये वाले मोशन को हम कंसिडर करते हैं, तो आप इक्वेशन तो वही लगा रहे हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट ये फ्री फॉल का केस हो गया तो ये चला जाता है, सो एस की जगह एच हो गया, ये 2h हो गया, बाय ए की जगह जी है, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इसी इक्वेशन से आया जो हमने ये लगा रखी है, ठीक है। ठीक है मैम। वो फ्री फॉल मैम ले, रेंज 10 मीटर आ रही है। रेंज कितनी आ रही है? 10 मीटर। 10 आ रही है, लेट मी चेक। मैम 10 आ रही है। यस 10 आ रही है, तो देखो रेंज तो सीधा ही निकल जाएगा, क्या है, एक्सेलरेशन तो एक्स डायरेक्शन में है ही नहीं, सो आप सिंपली ये निकाल लो, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो आपके पास ये तो है ही नहीं ना, और यू एक्स आपको दे रखा है कितना, 5, और टाइम आया 2, यानी कि 10। क्लियर है सबको? यस मैम। चलो इसी का अगला पार्ट कीजिए। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। जब ये आपके पास बॉल 5 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली फेंकी गई है, तो जब ये ग्राउंड को हिट करती है उस समय आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी मतलब vx भी निकालना पड़ेगा और vy भी निकालना पड़ेगा, ये निकालना है, vx आई कैप प्लस vy जे कैप, और ये कितना था आपके पास, 20। vx तो वही है जो ऊपर है ux के बराबर ना, 5 ही होएगा वो तो। मैम 5 आई कैप प्लस 20 जे कैप। 5 आई कैप प्लस 20 जे कैप, सही है क्या भाई? यस मैम। यस मैम। यस। तो देखो आपके पास कंपोनेंट x वाला तो सेम ही है, जो 5 से फेंका तो बाद में भी 5 ही रहेगा। यस, वी वाई निकालने के लिए आप सिंपल ये लगा लो, यू आई प्लस में ए वाई टी, तो था ही नहीं, ए वाई आपके पास कितना है, -10 इंटू टी कितना है आपके पास, 2 -20, तो यहाँ माइनस आएगा। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो वी वाई नीचे है ना, -50, ठीक है। अगले पे आओ, फाइंड एंगल विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड।
तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, सपोज ये इनका रिजल्टेंट बना, विद विच डी बाय बी एक्स बाय बी एक्स चलती थी। ये थीटा ले लो, ठीक है, यहाँ से टेंजेंट थीटा निकाल लो, वी वाई बाय 4 मैम 4 आ रहा है। इनवर्स 4 tan इनवर्स 4। सब समझ में आ गया आप लोगों को? अभी कॉन्फिडेंस आया आज प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर? मैम यस मैम। मैम स्टार्टिंग में लगा से हुआ नहीं, लेकिन वो आ गया। चलो ठीक है, जब रिवाइज करते हैं ना, आप जब बार बार रिवाइज करते हैं चीजों को, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बन जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग मोशन इन अ प्लेन में, एक और टॉपिक है आपका रिलेटिव वेलोसिटी का। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स निकालने के लिए पूछे गए हैं, जैसे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, फाइंड एंगल ऑफ अम्ब्रेला विद वर्टिकल। ट्राई करेंगे एक बार। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी से किसको डर लगता है? मुझे तो बहुत डर लगता था। मैम रेनमैन प्रॉब्लम से। चलो रेन मैन प्रॉब्लम ही आ गई है। इधर वो भाग रहा है। नहीं, इसमें अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। जैसे हम लोग जैसे मेरे को क्या प्रॉब्लम आती थी पहले, जब मैं पढ़ रही थी 2011 में, मैंने मेरी 12th करी थी, ठीक है। सो उस समय पर हमारे पास यूट्यूब वगैरह नहीं था, और हमें जो भी कुछ पढ़ना होता था हमें बुक्स के थ्रू ही पढ़ना होता था, जो बुक्स में डेरिवेशंस होते हैं। तो बुक्स में जो रिलेटिव वेलोसिटी समझा रखी होती है ना, वो दिमाग घुमा देती है, ठीक है, जब तक आपको कोई बता नहीं दे कि इसको कैसे अप्रोच करना है, इसलिए गलती होती है इसके अंदर। स्पेशली आपकी जो रेन बोट प्रॉब्लम है, हर टीचर अलग तरीके से पढ़ाता है, और हर जगह रेन बोट नहीं, सॉरी, रिवर बोट प्रॉब्लम्स या एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, उसमें भी गलती होती है बहुत ज्यादा, और बुक्स में समझ में नहीं आता। तो सबसे पहली बात, ये आपको दे रखा है कि ये जो रेन है ना, ये 53 डिग्री पे आ रही है विद दिस लाइन। तो सारी चीजों को कोशिश करें किसमें, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे लाने के लिए, और एक्स और वाई में कंपोनेंट्स तोड़ लीजिए, इजी हो जाएगा। जैसे यहां पर अगर मैं वेलोसिटी ऑफ रेन देखूं, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी होगी, -50 cos 53 डिग्री प्लस, सॉरी ये भी आएगा -50 sin 53 डिग्री, -50 sin 53। माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि आप इसके कंपोनेंट करेंगे, एक इधर आएगा और एक नीचे आएगा। तो साइन कन्वेंशन में पता है ना आपको, ये इधर आपके पास आई कैप बनता है, पीछे माइनस Yes, आई ma'am. कैप, इधर जे कैप और नीचे माइनस जे कैप। तो ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन हमने लिख ली। अब एंगल आपको पता है 53 डिग्री का, cos 53 कितना होता है, बताओ? 3/5। 53 डिग्री का ट्राइंगल है, ये 53 है, ये 4 होता है, 3 होता है, 5, तो कोस में 3/5, बिल्कुल 3/5 आई कैप, -50 साइन 53 कितना होता है, 4/5। 4/5, ये हो जाएगा आपके पास जे कैप। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -30 आई कैप -40 जे कैप। तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ रेन। अब ये वेलोसिटी ऑफ रेन किसके विद रिस्पेक्ट टू है बच्चों, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। आप ये सारी चीज ऑब्जर्व कर रहे हो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। कोशिश यही रहती है हमारे ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ले आए सब चीजों को, क्योंकि वहां से स्टडी करना इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो दो बंदे हैं, ये इस रेन से बचने के लिए अपनी अम्ब्रेला को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं आगे की तरफ। मान लो विद वर्टिकल जो ये टिल्ट हुआ है, ये एंगल थीटा पे टिल्ट हुआ है, ये एंगल भी निकालना है मुझे, और ये चल रही है ऊपर 100 किलोमीटर पर आवर। इसको 100 किलोमीटर पर आवर यानी वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल ले लेते हैं चलो, या मैन ले लेते हैं चलो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप देखेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा 100 cos 37, और एक आपके पास क्या है इधर 100 Sin 37। तो इसको भी लिख लेते हैं 100 cos 37। cos 37 कितना होता है, 3/5 3/5 3/5 होता है, 4/5 होगा। ये आई कैप होगा और ये प्लस में आएगा। फिर सेकंड में 100 sin 37 कितना होता है, 3/5, 3/5। ये जे कैप हो गया। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 80 आई के आई कैप प्लस 60 60 जे कैप। जे कैप। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गई। तो बी पार्ट हो गया।
और आपके पास सी पार्ट हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखना है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे ही ओपन करते हैं इसको, यस मैम। रेफरेंस पे लेके आ रहे हो ना। तो अब आप इनको लिख लीजिए, रेन की कितनी है -30 आई कैप माइनस 40 जे कैप, माइनस ऑफ मैन की कितनी है 80 आई कैप प्लस 60 60 जे कैप। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा -110 आई कैप, ये आएगा -40 -60 -100 जे कैप। ठीक है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, जब भैया फाइनल निकल जाती है ना आपकी रेन की, ये किसकी थी, रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैन। तो इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो एक हमारे पास आ रहा है कंपोनेंट नीचे की तरफ 110 और एक हमारे पास आ रहा है इधर 100। ठीक है, तो अब ये जो है रेन की वेलोसिटी मैन को महसूस हो रही है, एक्चुअली में उसको ऐसे लग रहा है कि -110 आई कैप में आ रहा है और -100 जे कैप में आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। अब इससे बचने के लिए, जो ये रिजल्टेंट आता है, इससे बचने के लिए हमें अम्ब्रेला ओपन करना पड़ रहा है। सपोज मैंने एट सर्टेन एंगल थीटा पे ओपन किया। ठीक है, सो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये एंगल जो थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। Yes, और ma'am. ये जो ट्राइंगल है इसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ये आपके पास कैसे आएगा, समथिंग लाइक दिस, ये ट्राइंगल पूरा कर लो। तो ये कंपोनेंट 100 था ना, तो ट्रांसलेशन में ये कंपोनेंट भी 100 हो जाएगा। तो टेंजेंट थीटा अब आपके पास क्या हो रहा है 100/110 यानी 10/11, यानी थीटा आपके पास क्या हो रहा है, सही बाय है? 11, 10/11। 10 इनवर्स 10 बाय 11। देखो हमने यहाँ पे गड़बड़ करी है, ये 110 है, आई में 110 है ना, नीचे 100 है, तो ये 110 होगा, नीचे 100 होगा, 11/10 आएगा। तो 11/10 आएगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 11/10। अब देखो आपको कैसे फंसाते हो, यहाँ तो मैंने बोल दिया विद वर्टिकल कितना है, हो सकता है विद हॉरिजॉन्टल आपको पूछ ले कितना एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल एंगल होगा तो क्या होगा, ये वाला एंगल ले लेंगे थीटा, अगर ये थीटा डैश मान लो तो ये थीटा डैश हो जाएगा, इसमें टेंजेंट थीटा डैश निकाल लो कितना हो जाएगा, वो आपके पास 100/100 वो 10/11 आएगा थीटा डैश। 10/11 आएगा। पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एक रिवर बोट प्रॉब्लम की। ठीक है, इसमें भी हम बहुत अटकते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा एक याद रखो। 2 पॉइंट्स हैं, रिवर को क्रॉस करने के लिए जो वेलोसिटी का कंपोनेंट जिम्मेदार है वो जो इस तरफ होगा, वही तो क्रॉस करा रहा है ना रिवर को। और मान लो कि वो आपके पास कहीं आगे किसी पॉइंट पर पहुंच रही है, तो आगे ले जाने के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है, जो इस डायरेक्शन में होगा। सपोज आप यहाँ हो, ठीक है, इसको दोबारा से दिखाती हूँ मैं। सपोज यहाँ पे है कोई भी एक स्टूडेंट बैठा है, ठीक है, और मैं इसको ग्राउंड से देख रही हूँ, रिवर बह रही है 3 km/h से, तो क्या वो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर पहुंचेगा? नो मैम। मैम कहीं ना कहीं आगे पहुंच जाएगा ना। आपको दिख रहा है कि वो एक्चुअली इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, लेकिन अगर यही चीज मैं इधर रिवर में बैठ के देख रही होती तो मुझे क्या लगता कि वो ऐसे चल रहा है, क्योंकि मैं भी चल रही हूँ और वो भी चल रहा है, दोनों आगे चल रहे हैं, ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, तो फिर अगर वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो मुझे स्ट्रेट लाइन में दिखेगा। तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं हो तो आप क्या करें कि आप ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे चीजों को लेके आओ। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूं वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है 3 km/h है, जो उसको आगे आगे लेके जाती है, वो जो आगे लेके जा रहा है डिस्टेंस वो ड्रिफ्ट होता है, कितना आगे ले गया। तो जो ड्रिफ्ट के लिए वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है, जो इस डायरेक्शन में आएगी, जो भी आएगी। जैसे यहाँ पर तो एक ही है जो आपके पास रिवर की है। ओके, क्लियर है बात सबको? अब जो ये एसआर है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो है 4। स्विमर ऐसे तैरने की कोशिश करता है, ओके, बट रिवर उसको यहां ना पहुंचा के कहीं आगे पहुंचा देती है, तो ये ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है, अब आपके पास एक तो ये है स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और एक ये आपके पास है रिवर की, और ये इनका रिजल्टेंट होता है। क्लियर है? अब जैसे मैं लिखूं भी, अगर स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगी, स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिवर की विद रिस्पेक्ट टू तो ग्राउंड। मुझे चाहिए स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैं ग्राउंड पे लेके आऊंगी क्योंकि रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो मुझे दिख रही है 3 से बह रही है वो। तो स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है, 4 आई कैप
प्लस रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 3, जी तो ये आएगा 4 जे कैप, मैम जे कैप प्लस 3 आई ये कैप। आएगा 3 आई कैप। ठीक है, ये है स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर स्विमर को रिवर को क्रॉस करना है तो कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, ये वाली, और अगर ड्रिफ्ट करना है तो कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, ये वाली। अब पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो रिवर क्रॉस करने के लिए जो क्रॉसिंग वाले में की तरफ जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वही लेना, तो वो तो 4 ही है। क्रॉस करने के लिए तो यही लेके जाएगी ना 4 वाली, 3 वाली तो उसको आगे खिसका देगी। यस तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस जो क्रॉस करना है वो है 16 60 By- बाय 4 आ जाएगा 4, यानी 4 सेकेंड आ गया। 4 सेकंड। तो क्रॉस करने के लिए जो इस तरफ वेलोसिटी बनेगी वो आपको लेनी है, और ड्रिफ्ट के लिए आप आगे वाली ये लेंगे। यहां से कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। फिर सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक ही अराइव्स। पहली बात तो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच रहा, क्योंकि उसने परपेंडिकुलरली क्रॉस करने की कोशिश करी है। अगर किसी ऐसे एंगल पे चलता तो हो सकता है रिवर उसको बहा के किसी अपोजिट पॉइंट पर ले आती, राइट। बट वो परपेंडिकुलर कोशिश कर रहा है, तो इस पॉइंट पर तो नहीं पहुंचेगा, रिवर उसको आगे कहीं ले जाएगी। तो ड्रिफ्ट हो रहा है, ड्रिफ्ट कैसे निकालोगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। ड्रिफ्ट के लिए कौन सा स्पीड रिस्पॉन्सिबल है, 3। वी आर। ठीक है, जितनी देर में ये पॉइंट यहाँ पहुंच रहा है जो रिवर क्रॉस हो रही है, उतनी ही देर में तो ये ड्रिफ्ट हो रहा है ना। Yes, ma'am. 4 आवर आएगा ये, 4 आवर्स। ठीक है, किलोमीटर मैम पर, ड्रिफ्ट 12 किलोमीटर पर आ रहा है। यस। तो आपके पास 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा ड्रिफ्ट, 12। एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, ना तो उसने ये ट्रेवल किया है ना उसने ये ट्रेवल किया, उसने तो ये किया है, राइट। Yes. तो ये तो आपका 16 किलोमीटर दे ही रखा था, और ड्रिफ्ट 12 किलोमीटर हो गया। तो अब ये हाइपोटेन्यूज थ्योरम से नहीं निकाल सकते। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितना आ रहा है बताओ, 20। बिल्कुल सही। आई बात सबको समझ में, हो गए कॉन्सेप्ट्स रिवाइज। अब मैम एक इसका बी पार्ट टेबल बता दो। बी पार्ट क्या है, एट व्हाट पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक ही अराइव्स। अपोजिट बैंक पे, यानी सामने वाली जो ये लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, इसमें किस पॉइंट पर वो अराइव हो रहा है। तो जस्ट अपोजिट वाला पॉइंट से आगे वो कितना चला गया, वो 12 किलोमीटर चला गया। तो 12 किलोमीटर फ्रॉम जस्ट अपोजिट पॉइंट से आगे गया हुआ है। ठीक है, ओके मैम। चलो एक क्वेश्चन करो अब। Find time taken to cross river and at what point does he arrive, and see actual distance he swims. इस क्वेश्चन में ना आपकी एक छोटा सा डाउट है, वो क्लियर हो जाएगा। कंपोनेंट लो, रिवर क्रॉस के लिए देखो कौन सा दिख रहा है आपको, ड्रिफ्ट के लिए कौन सा दिख रहा है, कहां पहुंचना है। देखिए, सबसे पहले बात, अब ना वो जो रिवर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है वो परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं कर रहा है, वो एट सर्टेन एंगल पे ले रहा है, और ये एंगल है इसके साथ, बेस के साथ 37 डिग्री पे। तो ये दो कंपोनेंट ले सकते हैं आप, 10 cos 37 हो गया एक तो, और एक 10 sin 37। ये रिवर वाली को मैं इधर दिखा लूं, कोई दिक्कत, 8 हो गया। ठीक है, अब जो क्रॉसिंग के लिए जिम्मेदार है वो तो 10 sin 37 है, राइट। Yes, ma'am. तो Yes, 10 ma'am. sin 37 कितना हो जाएगा, 10 इंटू साइन 37 कितना होता है, 3/5। 3/5। 5. ठीक है, और कितना क्रॉस करना है, 30 किलोमीटर। So, क्या हो जाएगा आपके पास बताओ, टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, डिस्टेंस इज 30/6। 8 में वो रिवर क्रॉस कर लेगा। तो ये तो आ गया, क्या आ गया, टाइम। एट व्हाट पॉइंट डज ही अराइव्स। तो ये चेक करने के लिए ना ये देखना पड़ेगा, 10 cos 37 कितना बन रहा है, 10 इंटू 4/5. 4/5। तो ये तो 8 ही बन गया। Yes, 8 ma'am. पीछे आ रहा है, 8 आगे आ रहा है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया।
0 ठीक है, यानी कि आपके पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जो 10 sin 37 जो उसको सीधा आगे ले जाएगा, अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। अगर सपोज आपके पास ये सॉल्व होके 6 आता तो नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होता ना, तो कहीं आगे पहुंचता। ठीक है, जो भी आपके पास नेट आता इनटू में जो टाइम आया आपके पास उससे मल्टीप्लाई कर देते। अगर नेट पीछे बन रहा होता तो वो कहीं इस पॉइंट पर पहुंचता। आ गई सबको बात समझ में? तो यहाँ तो अब एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच रहा है, ये भी हो गया। एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम्स, तो एक ही वेलोसिटी थी जो उसको क्रॉस करा रही है, बाकी तो ये कैंसिल ही हो रहा है। तो एक्चुअल डिस्टेंस उसने ये विड्थ थी तो क्रॉस करी है 30 किलोमीटर। क्लियर है सबको? यस मैम। वेल डन। अब ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करेंगे और कहीं कॉम्प्लिकेटेड अगर कुछ एंगल बन रहा है, फ्रैक्शन बन रहा है, उसको वहीं छोड़ दो। समझ, ये दिया इसलिए सवाल ताकि आप वो कॉन्सेप्ट लगा सको। ठीक है, ये भी Okay, ma'am. होमवर्क में करेंगे। अब कई बार आपको ना ऐसे फॉर्मूले गिवन होते हैं, मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस रिवर, मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस रिवर क्या है? अभी मुझे बताओ कि रिवर को क्रॉस करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, यस राइट? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कब होता है? जब वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच रहा है। तो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचने के लिए पहली बात, अगर रिवर फ्लो कर रही है तो उसको पीछे की तरफ किसी एंगल पे स्विम करने की कोशिश करनी पड़ेगी ताकि रिवर के फ्लो के साथ वो कहीं आगे यहाँ ड्रिफ्ट होके पहुंच जाए। ठीक है, सो VSR, ये स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, VSR cos थीटा, इधर आ गया VSR sin थीटा। अब एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचना है तो रिवर का जो ये वेलोसिटी है और जो स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो पीछे की तरफ आ रही है, ये कैंसिल आउट होनी चाहिए ना। यस मैम तो इसको बराबर कर दिया, यहाँ से आपके पास sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यस मैम। अब मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर क्या होता है? पहली बात, रिवर को क्रॉस करने के लिए जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है वो इधर आएगा, VSR cos थीटा। ये अगर थीटा आपने लिया तो, राइट? तो टाइम क्या होगा? D बाय VSR cos थीटा। टाइम मिनिमम चाहिए, यानी VSR cos थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। ये मैक्सिमम कहाँ होता है? जब cos थीटा मैक्सिमम, 0 डिग्री जीरो पे। ठीक है, यानी थीटा इज इक्वल टू 0, यानी उसको परपेंडिकुलरली क्रॉस करने का कोशिश करना चाहिए अगर उसको मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो। क्लियर है सबको? यस मैम। यस तो ये आपकी बुक्स में ना डायरेक्ट फॉर्मूले दिए होते हैं, तो वहां पे समझ में नहीं आता कि मतलब क्या इन बातों का। अब देखिए, ये एक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का एक कॉन्सेप्ट है, ये आप ट्राई करेंगे खुद। अपस्ट्रीम क्या होता है? कई बार अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम टर्म आपने देखा होगा ना। मैम जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। हाँ Yes, अपोजिट अगर में जाते बोट है, मान लो एक रिवर है आपके पास, रिवर फ्लो कर रही है इधर, तो बोट अपस्ट्रीम मतलब यानी कि अपोजिट मूव कर रही होगी, नेट जो है वो अपोजिट आएगा। अगर डाउनस्ट्रीम की बात करें तो रिवर अगर इधर फ्लो कर रही है तो उसी के साथ बोट फ्लो कर रही होती है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो आज का सेशन यही है, हमने मोशन इन प्लेन के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। कुछ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे भी सवाल आते हैं, तो वो वाला जो पार्ट है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू डायरेक्ट डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैम ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। और इसके बाद अभी प्रोजेक्टाइल रिलेटिव या रेन मैन बोट या कुछ भी प्रॉब्लम है उसमें डाउट ना हो। फिर भी अगर रहता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में दोबारा डिस्कस कर लेंगे।